पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के दिलो दिमाग में इन दिनों बस रफाल का नाम गूंज रहा। पहले तो पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार बात बात पर एटम बम की धौंस दिखाती थी। जनरल बाजवा की भी अक्सर यही हुंकार भरते थे कि पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए वो किसी से नहीं डरता। अब जनरल बाजवा को डर लग रहा। पाकिस्तान के आर्मी डे पर उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान को भारत के रफाल विमान से बड़ी चुनौती मिल रही। उन्होंने अपनी सेना को तसल्ली देने के लिए यह दावा भी किया कि खतरा तो है लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों की सहायता और अल्लाह की मर्जी से जीत जाएगा। उनका बयान सुनकर हिंदी के मशहूर कवि कुंवर बेचैन की एक गजल याद आ रही है कि जो डर जाते हैं डर जाने से पहले, वो मर जाते हैं मर जाने से पहले। पता भी है कि पिंजरे में परिंदा बहुत तड़पा था पर जाने से पहले। नतीजा भी तो उसका सोच लीजिए, कोई भी काम कर जाने से पहले। पाकिस्तान की सेना का हाल अब कुछ ऐसा ही। 73 साल वहां की सेना ने लोगों को हिंदुस्तान का डर दिखाकर अपना दबदबा बनाए रखा। अब उसे खुद भारत की सैन्य ताकत से डर लग रहा। राफाल से डरे जनरल बाजवा को भी सूझ नहीं रहा कि क्या करें। पाकिस्तान की सेना के पास लड़ाकू विमान के नाम पर फ्रांस में बने मिराज 3 और मिराज 5 जो 50 साल पुराने हैं। वो अमेरिका से मिले F-16 हैं जिनके इस्तेमाल पर अमेरिका ने ही दुनिया भर की पाबंदियां और शर्तें थोप रखी। तो ले देकर चीन से मिले JF-17 और चिंगदू F-7 विमान पाकिस्तान के पास हैं जो रफाल की टक्कर में कहीं नहीं टिकते। पाकिस्तान ने 2 साल पहले सिंध प्रांत में भोलारी नाम का एक एयरबेस बनाया था। खबर है कि एयरबेस बनाने में चीन ने मदद की थी। उसका विस्तार भी हो गया लेकिन भोलारी एयरबेस पर तैनात करने लायक लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन से गुहार लगाई। वो चाहता है कि चीन उसे अपना J-10 लड़ाकू विमान दे दे। माना जाता है कि चीन का यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 की टक्कर का है। पाकिस्तान इस लड़ाकू विमान के दो स्क्वाड्रन यानी 30 के करीब J-10 मांग रहा। उसने 11 साल पहले भी चीन से यह लड़ाकू विमान मांगा था लेकिन चीन ने तब उसे J-17 देकर टरका दिया था। JF-17। इस बार पाकिस्तान रफाल का डर दिखाकर चीन से मदद मांग रहा। उसे उम्मीद है कि चीन अब की बार मना नहीं करेगा क्योंकि रफाल से डर तो चीन को भी है। रफाल के खौफ में है पाकिस्तान। डरे पाकिस्तान ने चीन से मांगी मदद। जनरल बाजवा का डर खुलकर सामने आया। खौफजदा पाकिस्तान मिसाइल की मांगे भी। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरान डरे हुए हैं और तो और पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी डरे हुए हैं। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह है रफाल जो उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। रफाल से जनरल बाजवा किस कदर डरे हुए हैं इसका अंदाजा आपको उनके एक बयान से हो जाएगा। बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि 5वीं पीढ़ी के हथियारों से कोई भी देश पाकिस्तान को डरा नहीं सकता और अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब यह पाकिस्तान का डर नहीं तो और क्या है कि जनरल बाजवा भारत से नए हथियारों और असलहों से खौफजदा होकर बेवक्त ही जंग का राग अलापने लगे। हमें ना तो नए हासिलशुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं
और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल बाजवा खुद जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से सीधे जंग लड़ने की हैसियत नहीं रखता है, लेकिन फिर भी चीन की शह पर भारत से जंग की बात करता है। और अब तो जब से भारत में रफाल आया है, बस उसी दिन से पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना की नींद उड़ चुकी है। उन्हें यह जरूर पता है कि जिस भी दिन इस्तेमाल होगा राफेल, उसका असर पाकिस्तान पर जरूर आएगा। और जिस तरह का आक्रामक रवैया इस समय इंडिया अपनाए हुए है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि उनकी छोटी से छोटी गलती की बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, और ये पनिशमेंट देने में राफेल एयरक्राफ्ट अपने आप में एक अहम रोल अदा करेगा। कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है, और पाकिस्तान के सियासतदानों और सेना को जब भी मौका मिलता है तो वो कश्मीर का राग छेड़कर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान भारत से कश्मीर को लेकर 4 जंग लड़ चुका है, और चारों ही जंग में शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तान बड़ी ही बेशर्मी से आज भी कश्मीर का रोना रोता रहता है। जनरल बाजवा भी पाकिस्तान के उन्हीं सियासतदानों की जमात का हिस्सा हैं जिन्हें कश्मीर पर बस कुछ भी बोलना है। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद ख़ित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसका वजूद खैरात पर टिका है, और अब जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को खैरात देनी बंद कर दी है तो वो अपनी परेशानियों का रोना लेकर अपने ऑल वेदर फ्रेंड यानी चीन के सामने हाथ फैला देता है, और पाकिस्तान को खैरात देना चीन की मजबूरी बन चुकी है। वैसे भी जब से भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में रफाल शामिल हुआ है, पाकिस्तान का डर पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा पहले की ही तरह इस बार भी खौफजदा पाकिस्तान ने चीन से उसके चेंगदू J-10 फाइटर जेट्स और शॉर्ट रेंज की हवा में मार करने वाली PL-10 और लंबी दूरी की एयर टू एयर PL-15 मिसाइलों की खैरात मांगी है। पाकिस्तान को लगता है अगर चीन ने उसे 30 J-10 फाइटर जेट्स की खैरात दे दी तो वो भारतीय वायुसेना की शान बन चुके रफाल का मुकाबला कर पाएगा। जहाँ तक J-10 का सवाल है राफेल के कंपैरिजन में, मुझे लगता है कि इसका भी कंपैरिजन गलत होगा 2 रीजंस पर कि वो दोनों एयरक्राफ्ट अपने आप में कंपैरिजन नहीं हो सकते, और सबसे बड़ी बात वो पायलट जो चलाएंगे, एक पाकिस्तानी पायलट और एक हिंदुस्तानी पायलट, मेरे ख्याल ज़मीन और आसमान को कंपेयर करने वाली बात है। पाकिस्तान 2009 से ही चीन से उसके चेंगदू J-10 फाइटर मांग रहा है, लेकिन चीन उसकी मांग को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन अब जब भारत में रफाल आ गया है तो चीन ने पाकिस्तान के साथ उसी सौदे पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है। चीन को यह लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की बढ़ती ताकत को रोक पाएगा, और शायद यही वजह है कि चीन ने स्कार्दू एयर बेस पर 40 J-10 फाइटर तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान भारत के रफाल से ही नहीं डरता, बल्कि सेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और MRSAM मिसाइल सिस्टम से भी खौफ खाता है। जानकारों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ही रफाल से डरे हुए हैं, लिहाजा अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही रफाल की ताकत को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि जंग की सूरत में रफाल उनकी काल बन सकता है। रफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। रफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी है, जिससे 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। भारत की मांग पर रफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी
अपने हेलमेट की स्क्रीन पर दिख जाती है। इसके अलावा भारत ने रफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा रफाल उन हथियारों से लैस कर दिया गया है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इन हथियारों का भारत के दुश्मन देशों के पास कोई तोड़ नहीं है। मिटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, स्टॉर्म शैडो और हैमर जैसी मिसाइलों से लैस है रफाल। और इन तमाम मिसाइलों की बदौलत भारतीय वायुसेना बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे उसके सैन्य अड्डों को बड़ी ही आसानी से निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर सकती है। इतना ही नहीं, जानकारों का मानना है कि रफाल किसी भी सूरत में चीन के J-20 और J-10 लड़ाकू विमानों से बेहतर है और पाकिस्तान चीन से मिलने वाले J-10 फाइटर जेट की बदौलत भारत के रफाल का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानी है। 3 दशक से वो आतंकवाद की फैक्ट्री तो चला ही रहा है। बीते 22 साल से अमेरिका समेत हर बड़े देश को एक ही चिंता सता रही है कि कहीं पाकिस्तान के एटम बम चोरी ना हो जाए। इस आशंका की बड़ी ठोस वजह भी है, बड़ी ठोस वजह है। 1972 में पाकिस्तान ने जब परमाणु बम बनाने की कसम खाई थी, तब इसकी शुरुआत चोरी की तकनीक से ही हुई। पाकिस्तान के पत्रकार शहीदुर रहमान ने 1999 में दावा किया था कि दिसंबर 1972 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कोडवर्ड वाली एक चिट्ठी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को भेजी थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तर्ज पर पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने का प्लान सुझाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ही अमेरिका ने 1945 में पहला एटम बम बनाया। चोरी छिपे इस कार्यक्रम में रजीउद्दीन सिद्दीकी नाम के एक वैज्ञानिक को जोड़ा गया, जो अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु कार्यक्रम में काम कर चुके थे। परमाणु तकनीक का शुरुआती हिस्सा अमेरिका से ही आया था। 1974 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की कमान डॉक्टर AQ खान के हाथों में आ। उन्होंने चीन से तकनीक का जुगाड़ करके एटम बम बनाना शुरू किया और परमाणु परीक्षण से पहले ही वो तकनीक और सामान बेचना शुरू कर दिया। AQ खान ने बाद में खुद यह बात कबूल की थी। 2010 में रूस के विदेश मंत्रालय के एक सीक्रेट नोट में बताया गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां परमाणु और मिसाइल के काम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को। इतनी भीड़ में कौन किससे मिलता है, क्या करता है, इसकी निगरानी संभव नहीं है। खतरा सिर्फ पाकिस्तान का परमाणु बम चोरी होने का नहीं है, संकट यह भी है कि पाकिस्तान दूसरे देशों की परमाणु और मिसाइल तकनीक चुराने की कोशिश भी कर रहा है। अपना परमाणु बम होने के बावजूद वो तकनीक चुराने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ यूरेनियम से बम बनाने की क्षमता है। यूरेनियम से बम बनाने की क्षमता है उसके पास, और यूरेनियम वाला बम भारी भरकम होता है, उसे छोटी मिसाइलों से चलाया नहीं जा सकता। इसलिए पाकिस्तान नई तकनीक के लिए परेशान है। हालांकि चीन की मदद से वो प्लूटोनियम पर आधारित परमाणु बम भी बना रहा है, लेकिन वो उधार का हथियार है। उधार का हथियार है। चीन से उधार भी आखिर कितने दिन मिलेगा, यह चिंता भी पाकिस्तान को सता रही है। और संकट यह भी है कि कहीं कल को चीन ने भी दुत्कार दिया तो क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान चोरी करके हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की चाल चल रहा है, लेकिन उसकी ये चोरी भी पकड़ी गई। पकड़ी गई पाकिस्तान की चोरी। फिर हुआ पाकिस्तान बेनकाब। जर्मन इंटेलिजेंस ने किया पर्दाफाश।
परमाणु तकनीक हासिल करते पकड़ा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके डीएनए में ही चोरी, धोखा और फरेब भरा पड़ा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो ना तो चोरी से जाए और ना ही हेरा फेरी से। और इस बार पाकिस्तान की चोरी का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि जर्मनी की एक खुफिया एजेंसी ने किया है। लेकिन इस बार जर्मनी ने पाकिस्तान को माफ करने के बजाय अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को आम कर दिया ताकि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की इस चोरी के बारे में पता चल सके। जर्मनी की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवैध तरीके से जर्मनी से परमाणु और मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जासूस अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो पाते उनकी चोरी पकड़ी गई और पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पूरी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए किस कदर पगलाया हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो है नहीं और उनके पास जहन से ज़्यादा जुनून है और न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी वो हमेशा बतौर स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं या रिटेलिएशन के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान की यह हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान जर्मनी से परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगा था। इसके अलावा पाकिस्तान इन घातक हथियारों के डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से भी उनकी परमाणु तकनीक और घातक मिसाइलों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि पाकिस्तान अपने दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों के जरिए उन देशों से परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक की अवैध जानकारियां जुटाते हैं। जानकारों का मानना है कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को दरकिनार कर चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा बढ़ाकर उसके दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे देशों से चुराई तकनीक की बदौलत अपने लिए नए परमाणु हथियार बना सके ताकि वो दुनिया को इन नए परमाणु हथियारों से डरा सके। चीन के पास जिस तरह के जो वेफर्स हैं या जो सिलिकॉन चिप्स हैं उसने जापान अमेरिका से ख़रीदे हैं और वो चाहता है कि उसकी जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है उसको वो काफ़ी हद तक बढ़ा सके और पाकिस्तान को भी वो यही सीख दे रहा है। पाकिस्तान की इस नई साजिश का पर्दाफाश जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने ही नहीं किया है बल्कि द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की इस चोरी का जिक्र किया गया है। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान जर्मनी और दुनिया के कई देशों से चोरी से उनके परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से खौफजदा है और वो भारत के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से किसी भी कीमत पर नए परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल करने की फिराक में है। पाकिस्तान परमाणु तकनीक की चोरी और इसकी तस्करी से बाज नहीं आ रहा है। जनवरी 2020 में ही अमेरिका में उसकी ऐसी ही चोरी पकड़ी गई थी। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए इस चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया था, जिसके लिए बाकायदा रावलपिंडी में एक शेल कंपनी भी खोली गई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो कि ISI से संबंध रखते थे। ये पांचों पाकिस्तान के परमाणु संस्थानों को अमेरिका से संवेदनशील सामान खरीदने और उनके निर्यात का नेटवर्क चलाते थे। अमेरिका के जस्टिस विभाग के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में रहकर ISI के लिए काम करने वाले 5 जासूसों को गिरफ्तार किया। इन पांचों की पहचान पाकिस्तान के मोहम्मद कामरान वली, कनाडा के मोहम्मद एहसान वली और 82 वर्षीय हाजी वली मोहम्मद शेख, हांगकांग के अशरफ खान मोहम्मद,
और ब्रिटेन के अहमद वाहिद के तौर पर हुई। अमेरिका की संघीय अदालत ने इन्हें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन की साजिश रचने का दोषी ठहराया है। जस्टिस विभाग के मुताबिक सितंबर 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच इन पांचों ने अमेरिका से 38 बार पाकिस्तान के लिए संवेदनशील सामान निर्यात किए। ये खरीद शेल कंपनी बिजनेस वर्ल्ड के जरिए की गई, लेकिन वास्तव में उन्हें पाकिस्तान में AERO यानी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और PAES यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भेजा गया। ISI ने अपने इस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के लिए क्रूज मिसाइल और UAV यानी मानव रहित विमान तकनीक की चोरी की थी। हैरानी तो इस बात की है कि आज से 16 साल पहले पाकिस्तान परमाणु तकनीक चुराने के इल्जाम में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका है। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने अपनी चोरी के लिए पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी थी। आज एक बार फिर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान शर्मिंदा होने के बजाय अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन में हिंदी फिल्में बहुत लोकप्रिय रही हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा से लेकर आमिर खान की दंगल तक चीन में खूब देखी गई। चीन और हिंदी फिल्मों का कनेक्शन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि चीन ने अब जो हरकत की है वैसी गंदी हरकत हिंदी फिल्मों के विलेन चारों तरफ से घिर जाने के बाद करते हैं। कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि खलनायक अंतिम हथियार के तौर पर कुछ बेगुनाहों को बंधक बनाता है, उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर हीरो के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करता है। लद्दाख से तनाव के बीच चीन की सेना ने कुछ ऐसा ही किया है। उसने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में 5 नौजवानों को अगवा कर लिया। उनके साथ 2 और युवक थे जो बचकर भाग गए। उन्होंने ही जानकारी दी। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच की, फिर जब साफ हो गया कि यह कायराना हरकत चीन की सेना की है, तब भारतीय सेना ने हॉटलाइन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संपर्क साधा। भारत ने चीन से साफ कहा कि अगर 5 भारतीय नौजवान उसके कब्जे में हैं तो उन्हें फौरन वापस भेजे। फौरन वापस भेजे चीन। अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में से 5 युवक अगवा किए गए, वहां चीन ऐसी घटिया चालें पहले भी चलता रहा। वो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा पूरी तरह तय नहीं। जंगल और पहाड़ के इलाकों में अक्सर दोनों देशों के नागरिक भटकते हुए इधर उधर चले जाते। भारत ऐसे मामलों में चीन के लोगों के साथ नरमी से पेश आता है। वो चीन के नागरिकों को तुरंत वापस भेज देता है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी शराफत नहीं दिखाई गई। इसी साल मार्च में अरुणाचल प्रदेश के एक 21 साल के युवक को चीन के सैनिक बंदूक के दम पर उठा ले गए। तब कई बार संपर्क करने पर 19 दिन बाद चीन के सैनिकों ने उसे रिहा किया था। 19 दिन बाद। इस बार भी चीन 5 युवकों को अगवा करने के आरोप से कन्नी काट रहा है। माना जा रहा है कि लद्दाख में तनाव के बीच चीन की सेना यह हरकत जानबूझकर कर रही, ताकि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा का पुराना विवाद नए सिरे से खड़ा किया जा सके। चीन का दावा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, जिसे 16वीं शताब्दी में तिब्बत के लोगों ने बनाया था। इसीलिए चीन इसे तिब्बत का हिस्सा बताकर जब तब अपना यह राग अलापने लगता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता। वो इस सच्चाई को भी नहीं मानता कि 1935 से ही अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। 1962 की जंग के बाद भी चीन खुद तवांग से पीछे हट गया था। फिर भी चीन अरुणाचल प्रदेश के बारे में उल जलूल बयानबाजी से बाज नहीं आया। LAC पर हारे चीन ने बदला पैतरा। बॉर्डर पर बिछाई नई बिसात। सैटेलाइट तस्वीरों से शी जिनपिंग का पर्दाफाश। LAC के पास रची जा रही है साजिश। अब वार नहीं,
इंतजार करेगा चीन। गलवान और फिर पैंगोंग में बुरी तरह से हुई शिकस्त ने चीन की नींद उड़ा दी है। लगातार 2 हार से चीन की लाल सेना के हौसले भी पस्त हो गए हैं। चीन ने एलएसी पर अपनी हार का बदला लेने की भी कई कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अब चीन ने एलएसी पर अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी है। भारत के बुलंद हौसले से घबराए चीन ने अब वार के बजाय इंतजार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एलएसी पर भारतीय सेना से बुरी तरह से पिटने के बाद चीन की लाल सेना के हौसले पस्त हैं। खबरें तो ये भी है कि शी जिनपिंग अपने सैन्य अधिकारियों से खासा नाराज है, चूंकि भारत से मिली हार से उनकी सेना का मनोबल टूटा हुआ है और शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग फिलहाल उन सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात सामने आई है कि शी जिनपिंग ने एक नया फरमान बॉर्डर पर भेजा है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अब भारत के खिलाफ अपनी पुरानी सारी रणनीति को बदलकर कोई नया प्लान तैयार करना होगा। और शी के इस फरमान के बाद से ही चीन एलएसी पर एक गुंडे और मवालियों की तरह बर्ताव करने लगा है। एलएसी पर भारत से हारने के बाद चीन इस कदर बौखला उठा है कि वो जंग के नियम ही नहीं, इंसानियत भी भूल गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर हुई एक वारदात से सामने आई है। अब बॉर्डर पर शहर के गुंडे और बदमाशों जैसी हरकत शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में 5 युवक लापता हो गए। ये सभी युवक भारत चीन सीमा के पास से लापता हुए थे। लापता हुए एक युवक के भाई ने बताया कि सभी लोगों को चीन के सैनिकों ने अगवा किया है। कई और जगहों से जब यह जानकारी मिली कि युवकों को चीन के सैनिकों ने अगवा किया है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में चीन से जानकारी मांगी। भारतीय सेना ने चीन से हॉटलाइन पर संपर्क किया। भारत के आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगने के बाद चीन काफी समय तक टाल मटोल करता रहा। जब उस पर जवाब देने का दबाव बढ़ा तो उसने एक ऐसा बयान जारी किया जिससे साफ हो जाता है कि चीन जंग के नियम भी भूल चुका है और इंसानियत भी उसने छोड़ दी है, क्योंकि 5 आम नागरिकों के बारे में मांगी गई जानकारी के जवाब में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। चीन की इस हरकत की वजह आपको बताएं, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि चीन ने 5 आम नागरिकों के बारे में क्या जवाब दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है, जो चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, और इस इलाके में 5 लापता भारतीयों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में भारतीय सेना ने हमें जानकारी देने का अनुरोध किया था। चीन ने भारतीय नागरिकों के बारे में ऐसा जवाब उस वक्त दिया है जब भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते ही सिक्किम में रास्ता भटक कर पहुंचे चीन के नागरिकों की न सिर्फ मदद की बल्कि उनकी जान भी बचाई। चीन के नागरिक 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक गए थे। भारतीय सेना ने उन्हें बचाया, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये वो तस्वीरें हैं जब भारतीय सेना ने सिक्किम में चीन के नागरिकों की मदद की। एक हफ्ते में ही भारतीय सेना की इन तस्वीरों को भी वो भूल गया है, साथ ही मौका पाते ही उसने अपना रंग भी दिखा दिया है। अब पूरा शक इसी बात का है कि जो 5 भारतीय अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए हैं, उन्हें चीन की सेना ने ही अगवा किया है। अब चीन न सिर्फ इस सच्चाई को छिपा रहा है, बल्कि नागरिकों की आड़ में वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा भी पेश कर रहा है। चीन की चाल का अंत यही नहीं हुआ, उसने तो अरुणाचल प्रदेश में विवाद को बढ़ाने के साथ साथ पूरे एलएसी पर एक साजिश का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है और उसने तो उन इलाकों पे अपनी पूरी सेना भी बढ़ा दी है। एलएसी पर हार के बाद चीन ने जो पैंतरा बदला है, उसका पर्दाफाश चीन से आई कुछ तस्वीरों से हुआ है। इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन अब एलएसी पर बहुत बड़ी साजिश की पटकथा लिख रहा है और अब शायद वो आर पार की जंग करने की तैयारी कर रहा है। चीन का पर्दाफाश करने वाले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में चीन के सैनिक और सेना के ट्रक नजर आ रहे हैं। सेना के इन ट्रकों को मालगाड़ी पर लोड किया जा रहा है। ये सभी ट्रक
LAC पर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन LAC पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी भेज रहा है। खबर है कि हर रोज चीन के सैकड़ों ट्रक और सैनिक LAC पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाए जा रहे हैं। चीन LAC पर लगातार सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही चीन LAC पर हथियार भी जमा करने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने LAC पर जगह जगह मिसाइल तैनात करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही LAC पर चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है। चीन रेलगाड़ी की मदद से सीमा पर हथियार भेज रहा है और इसी तरह उसके सैनिक भी सीमा पर भेजे जा रहे हैं। चीन सीमा पर हथियार और गोला बारूद जमा करने के साथ साथ भारत को डराने की भी कोशिश में है। यही वजह है कि सीमा के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास में भी जुटा है, जिसकी तस्वीरें चीन का मीडिया लगातार पोस्ट कर रहा है। ये वीडियो भी चीन के एक टीवी चैनल ने ही जारी की है। पश्चिमोत्तर चीन में शुरू हुए लाइव फायर ड्रिल में 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इन सैनिकों को 100 ट्रकों के साथ पहुंचाया गया है। चीन ने इन सैनिकों को रेलवे लाइन के जरिए लद्दाख सीमा के पास तक पहुंचाया है। इस लाइव फायर ड्रिल में चीनी तोप, टैंक और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजार करिए और देखिए। चीन लद्दाख सीमा के पास लगातार सैनिक और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, जिससे यह माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है चीन, और उसने अब भारत के खिलाफ अपनी रणनीति भी बदल दी है। गालवान के बाद अब साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो में भी जैसे भारत ने उसका जवाब दिया है, जैसे भारत ने उसको खदेड़ा है, उससे मैं समझता हूँ अब चाइनीज बैकफुट पे हैं और चाइनीज लंबे टाइम के लिए हमारी पेशेंस ट्राई करेंगे, लंबे टाइम के लिए हमें स्ट्रेच करेंगे, हमें इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। पेंगोंग में मिली हार के बाद चीन ने जो रणनीति बदली है, उसके तहत वो भारत पर सीधा वार नहीं करेगा, बल्कि अब वो भारत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो एक चक्रव्यूह बनाने में जुटा है। चीन के इस चक्रव्यूह रचना में पाकिस्तान भी शामिल है। चीन पाकिस्तान की ये साजिश काफी खतरनाक है और ये मौसम को ध्यान में रखते हुए रची गई है। बीते 3 साल में चीन ने LAC पर अपनी सेना की ताकत दिखाने की जितनी बार कोशिश की, उतनी बार उसे मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख में इस बार चीन को लगा था कि भारत के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा सैनिक भेजकर वो गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील के आसपास की जमीन हड़प लेगा। चीन की ये चाल उस पर भारी पड़ गई। उसने तनाव को जिस हद तक बढ़ाया, उसके बाद चीन की हालत सांप के गले में फंसे छछूंदर जैसी हो गई। आगे बढ़ने पर भारत की सेना से पिटने का डर, पीछे हटने पर हार की शर्मिंदगी। यही वजह है कि चीन अब पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहा है। साथ ही वो LAC पर पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकियों की आड़ में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध की साजिश भी रच रहा है। लद्दाख में चीन किस कदर घिर चुका है, इसकी झलक वहां कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दिखी। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की तरफ से बार बार कहने के बाद ही वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में चीन को 2 टूक बता दिया गया कि जब तक चीन की सेना अप्रैल वाली पोजीशन में नहीं जाएगी, तब तक LAC पर हालात सामान्य नहीं होंगे। इस मुलाकात के बाद ग्लोबल टाइम्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि भारत का रुख नरम हुआ। वजह यह बताई गई कि लद्दाख में भारत ने जो 40,000 सैनिक तैनात किए थे, वो सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद वहां टिक नहीं पाएंगे। सच्चाई इसके ठीक उलट है। इसके ठीक उलट है सच्चाई। लद्दाख में सीमा के उस पार चीन ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात किए हैं। उनमें ज्यादातर सैनिकों को बर्फीले पहाड़ों पर गश्त करने या जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। वहीं भारतीय सैनिकों ने 1999 में करगिल की जो जंग लड़ी थी, वो लद्दाख का ही पश्चिमी छोर है। कारगिल और लद्दाख के पूर्वी छोर यानी चीन की सीमा वाले इलाके में ज्यादा अंतर नहीं है। हिमालय की ऊंचाई कमोबेश बराबर है।
सर्दियों में बर्फबारी और गिरते पारे की चुनौती भी एक जैसी ही है। भारत के सैनिकों को 21 साल का तजुर्बा है कि हिमालय की चोटियों पर अगर दुश्मन घात लगाए बैठा हो तो उसको जवाब कैसे देना है, कैसे देना है ऐसे दुश्मन को जवाब। चीन को अंदाजा लग चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में वो भारतीय सेना के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो दूसरा मोर्चा खोलने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। चीन का प्लान यह है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए ताकि भारत को अपनी सैन्य ताकत को दो हिस्सों में बांटना पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन एलएसी पर नए बंकर, कैंप, सड़कें, एयरबेस बनाने का काम भी तेजी से कर रहा है, जिससे कि चीन के सैनिकों का हौसला न टूटने पाए। पेंगोंग में हारे चीन की नई बिसात। सर्दियों में साजिश का ब्लूप्रिंट किया तैयार। चीन की टेढ़ी चाल में पाकिस्तान भी शामिल। अब एलएसी के रास्ते आतंकी घुसपैठ की तैयारी। एलएसी पर हर चाल में नाकाम होने के बाद चीन ये समझ चुका है कि वो अब भारत से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर पीठ पीछे साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुट गया है। चीन ने अपनी इस साजिश में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। इस तरह अब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुट गए हैं। भारत को घेरने के लिए चीन अब एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी अपनी तैयारी तेज कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। भारत को कमजोर करने के लिए चीन पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने चीन को अपने आतंकियों की टोली दे दी है। अब चीन पाकिस्तान की उन्हीं आतंकी टोली के साथ भारत के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बेहद पुराना है। पिछले कुछ महीनों में ये दोनों देश भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब और करीब आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक जो चीन सीमा पर सैनिकों के सहारे भारत के खिलाफ साजिश करता था, अब उसने पाकिस्तान में तैयार होने वाले आतंकियों की मदद लेनी शुरू कर दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 आतंकियों की एक बड़ी टोली तैयार की है। इन आतंकियों की भारत में घुसपैठ की तैयारी है, लेकिन इस बार इन आतंकियों को एलएसी के रास्ते भारत भेजने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के इन आतंकियों को भारत में दाखिल कराने में चीन की सेना पाकिस्तान की मदद करेगी। इस साजिश का ताना बाना पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत इस वक्त चीन के साथ विवाद में उलझा हुआ है, तो ऐसे में इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। पाकिस्तान एलओसी से तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा ही हुआ है, साथ ही अब वो एलएसी के जरिए भी आतंकियों की घुसपैठ कराने का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान को यह लगता है कि ये सब करने से चीन खुश हो जाएगा और उसको कुछ और पैसे उधार मिल जाएंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इमरान सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है। चीन भी एलएसी पर बार बार हार के बाद परेशान है, इसलिए उसे भी लगता है कि भारत को काबू में करने के लिए उसे एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी मोर्चा खोलना होगा। इसलिए वो पाकिस्तान को लगातार हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहा है। चीन की कोशिश ये है
कि जैसे ही वो LAC पर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाए, पाकिस्तान भी LOC पर भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दे, ताकि भारत को एक साथ दो मोर्चे पर उलझना पड़े। LAC पर इसके लिए चीन तेजी से काम कर रहा है। इसका खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन ने पेंगोंग के पास सेना बढ़ा दी है और LAC पर जगह जगह वो सेना के कैंप बना रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने LAC पर अब तक 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और इसके साथ साथ वो हथियारों का गोदाम भी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने LAC पर कुछ चुनी हुई जगहों पर मिसाइलें भी तैनात करनी शुरू कर दी हैं। चीन की इन तैयारियों को देखकर यह साफ हो जाता है कि वो भारत के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, क्योंकि 1 लाख सैनिकों की तैनाती करना और भारी मात्रा में गोला बारूद जमा करना यह बताता है कि चीन किसी साजिश के तहत ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। सितंबर के महीने में चीन का अचानक LAC पर सक्रिय हो जाने से यह शक भी बढ़ जाता है कि वो सर्दियों के मौसम में भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। LAC पर चोट खाने के बाद चीन अब सर्दियों के इंतजार में है, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि सर्दियां आते ही पूरे LAC पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। उन बदली हुई परिस्थितियों में उसे अपनी साजिश को अंजाम देने में आसानी होगी। हम आपको बताते हैं कि क्या है चीन की साजिश। दरअसल चीन जानता है कि सर्दियों में LAC बर्फ से ढक जाएगी। ऐसे में उसे लगता है कि ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक नीचे उतरेंगे, जिससे ब्लैक टॉप जैसी पहाड़ियां सर्दी में खाली हो जाएंगी। चीन इसका फायदा उठाकर सर्दियों में ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो सर्दियों के हिसाब से ही गोला बारूद जमा कर रहा है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन सर्दियों के हिसाब से ही खाने पीने का सामान और कपड़ों का भी इंतजाम करने में जुटा हुआ है। चीन की इन तैयारियोों से यह अंदेशा है कि चीन बर्फबारी तेज होते ही भारत के खिलाफ LAC पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। चीन ने 1962 में भी भारत पर हमले के लिए बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। उस बार तो चीन भारत को धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन अब उसके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक सर्दियों में LAC पर परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, लेकिन चीन को कोई मौका मिल जाएगा ये मुश्किल है। भारतीय सेना इसमें टेस्टेड और ट्राइड है, लेकिन चीनी सेना के लिए यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी सेना आमतौर पर भी जब नॉर्मल पीस होती है तब भी चीनी सैनिक आमतौर पर सेंट्रली हीटेड गाड़ी में आते हैं, LAC का चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। चीन भले ही सर्दियों के मौसम में भारत को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा हो, लेकिन भारत ने पेंगोंग में चीन को पटकनी देकर इस इलाके की उन सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिन पर चीन बरसों से कब्जा करके बैठा हुआ था। ये पहाड़ियां ही चीन को इस इलाके में मजबूती देती थी और इनके छिन जाने से चीन पूरी तरह बौखला उठा है। इसलिए वो सर्दियों में इन्हें फिर से हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। हालांकि चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए ये साफ है कि भारत अब चीन को किसी तरह का मौका नहीं देने वाला। ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। यही वजह है कि यूरोप की एक एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि भारत ने पेंगोंग में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वो रणनीतिक तौर पर भी काफी आगे है। इसलिए अब पेंगोंग के दक्षिण में चीन की चाल कामयाब नहीं हो सकती।